जी सामने काम आज हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जनाब अजीजुल्लाह यूसुफ जी। राइट टू सर्विसेज एक्ट, ये क्या एक्ट है, ये किस तरह आवाम की खिदमत के लिए इसके दफातर बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और ये भी मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ कि राइट टू सर्विस एक्ट के हवाले से आपके लिए कुछ प्रोग्राम के इब्तिदा में बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा कानून है जो अवाम को उनका बुनियादी हक दिलाने के लिए बनाया गया है। इस कानून का मकसद ये है कि सरकारी इदारों से मिलने वाली सर्विसेज, डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स और दूसरी सहूलियात मुकर्ररा वक्त में और शफाफ तरीके से जो उन डिपार्टमेंट का काम है वो इस पर अमल करें और साइलिन तक पहुँचाएँ। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राइट टू सर्विसेज एक्ट क्या है और ये आम शहरी के लिए इसकी क्या अहमियत है और ये क्यों ज़रूरी है। अगर कोई अदारा या कोई डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज देने में डिले करता है तो उस सूरत में फिर जो साइलिन होते हैं, जो दरख्वास्त गुजार होते हैं, उन्हें किस तरफ का रुख करना चाहिए ताकि उनके ये मसाइल जो हैं आसानी से हल हों और दफातर के जो उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं उससे भी उनकी जान बचे। जी, इस हवाले से मैं अपने स्टूडियो में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं अजीजुल्लाह यूसुफ जी साहब, आपको वेलकम कहता हूँ सर। बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो आए। कैसा लगा आपको हमारे स्टूडियो में आके? आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मुझे इस प्रोग्राम में, स्पेशल प्रोग्राम जो RTS के ऊपर रखा हुआ है, इसमें आप लोगों ने मदऊ किया। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि पिछली बार हमने जो प्रोग्राम किया था आपकी तवसत से, इस रेडियो की तवसत से जो लोगों तक हमारी रसाई हुई थी, तो हमें बड़े दूर इलाकों से फीडबैक आया था। तो ये आप लोगों की तवसत की वजह से हम दोबारा वो इलाके और वो लोग टारगेट करना चाह रहे हैं जिनकी रसाई मोबाइल तक भी नहीं है, जिनकी रसाई किसी दूसरे वसीले तक भी नहीं है और जो रेडियो के जरिए हमें सुन रहे हैं। तो हम उनको इस कानून के स्पेशल प्रोग्राम में बताएंगे कि उनके हुकूक क्या है और ये RTS उनके लिए क्या नया लाया हुआ है। सर, एक और बात भी प्रोग्राम के आगाज में शेयर करते हैं कि ये जरूरी नहीं होता कि आवाम को ये मसाइल दरपेश हों। जो सरकारी जो अदारों के लोग जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, बहुत औक़ात उनको भी मुख्तलिफ अदारों से जो है वो खदशात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जहाँ तक आम आवाम के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है उनके लिए भी ये ज़रूरी है, और जो गवर्नमेंट जॉब में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि वो किस तरह अपने काम को आसानी से पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। जी सर, इस हवाले से पहला सवाल तो यही ज़हन में आता है जब हम बात करते हैं RTS के हवाले से, राइट टू सर्विसेज एक्ट के हवाले से, तो ये है क्या चीज़ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, राइट टू सर्विसेज एक्ट 2014 में इस सूबे में कई स्टडीज की बुनियाद पे इन्होंने नाफिज किया था। अच्छा। और ये वाहिद एक्ट था जो कि असेंबली से यूनानिमसली पास हुआ था। सही। दूसरी बात, अब ये 2014 वाला एक्ट जो है वो 2026 में अमेंड हो गया है। अच्छा। और ये एक्ट सिर्फ आवाम के लिए नहीं है, ये इस सूबे में इसके अंदर एलिजिबल पर्सन है जो सर्विस या खिदमात लेने के लिए अहल है, उनके लिए या तो वो इस सूबे का शहरी हो पहली बार। जी जी। दूसरी बात ये कि वो इस सूबे में काम कर रहा हो। अच्छा। उनकी कोई कंपनी, फर्म, एंटिटी, वो भी एलिजिबल पर्सन है। जी जी। कुछ खिदमात के लिए। अच्छा। तीसरी बात ये, अगर कोई इदारा भी है, मिसाल के तौर पर इदारे के पानी नहीं आ रहा, इदारे की हदबरारी नहीं हो रही, जी जी। इदारे को कोई और सर्विस से मसला है जो कि इस कानून के अंदर है, तो ये तीन इसके अंदर एलिजिबल पर्सन है, ये इस कानून के अंदर है। उन सबको जो इस सूबे में काम करें या सूबे के अवाम हो, उनको वो खिदमात जो सूबाई हुकूमत देती है उस तक रसाई शफाफ तरीके से पूरे मेयार पे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि पूरे मेयार पे। जी जी। और तीसरा, वक्त पे। ये तीन चीजें हम देखते हैं, शफाफ तरीके से, वक्त पे और मेयार पे उनको ये सर्विसेज मिले। शफाफ तरीके से मुराद ये है कि उनको सर्विसेज की फीस जो है वही हो जो हुकूमत ने मुतय्यन किया हो। वक्त पे वो वक्त जो हुकूमत ने या डिपार्टमेंट ने अपने सर्विसेज में मुतय्यन किया है, जिसके अंदर अपना टाइम लाइन है। मेयार से मुराद ये है, अगर कोई FIR दर्ज करना चाह रहा है और वो एक सेक्शन लगाना चाह रहा है कि मिसाल के तौर पर उसकी उंगली जख्मी हुई है और इसी चो उनका पांव जख्मी लिख रहा है, तो ये मेयार पे सर्विस नहीं हुआ। जी जी जी। या अगर आपकी जमीन है, 2 कनाल की जमीन है और आपको फर्द जो है वो 19 या एक मरला कम आपको दे दिया जाए या ज्यादा दिया जाए, तो ये मेयार नहीं हुआ। या सर्टिफिकेट के अंदर आपका नाम गलत लेके, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत लेके, एड्रेस गलत लेके, मेयार नहीं हुआ। तो मिसाइल के अंदर ये कुछ ऐसी गलतियां करे जिस पे फिर आपको अदालत जाना पड़े और बोर्ड जाना पड़े, तो ये मेयार नहीं हुआ। तो क्वालिटी इन पब्लिक सर्विसेज ये बुनियादी मैंडेट है इस कानून का कि इस कानून लोगों को रसाई फुल क्वालिटी में, बाइज्जत तरीके से, शफाफ तरीके से ये खिदमात मुहैया किया जाए। जबरदस्त। अच्छा सर, आपने एक दो चीज़ें बयान की हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो जाती है,
تو یہ کہ جو ادارے ہیں یہاں پر اگر ہمارے کام کر رہے ہیں، جن میں ہمارے اسکولز بھی ہیں، بورڈ آفس کی میں اسپیشلی بات کروں گا کہ بہت زیادہ شکایات آ جاتی ہیں پیرنٹس کو جب ان کے بچوں کے نام کے مس اسپیلنگ جو ہیں وہ ایشو ہو جاتے ہیں یا ڈیٹ آف برتھ میں. تو اس حوالے سے آپ جو ان ڈپارٹمنٹ کے جو انچارج حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی میٹنگ یا کچھ اس طرح کا بھی انعقاد کرتے ہیں سیٹنگ کا کہ اس طرح کے جو خدشات ہیں، یہ تو ایک کامن قسم کے جو مسائل ہیں، تو یہ آئندہ نہ ہو یا یہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آ کر آپ کے پاس اس کا اندراج کرائے، شکایت کرے، پھر آپ کارروائی کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا، ایک تو ڈپارٹمنٹ کی جتنے بھی ہیڈز ہیں، مثال کے طور پر آپ نے بورڈ کا ذکر کیا، تو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے ہمارے پاس 12 سروسز ہے. 12 سروسز کی ہر 3 مہینے میں ہم ڈپٹی کمشنر آفس میں ریویو کرتے ہیں. اگر کوئی سروسز ٹائم سے باہر ہے تو وہ ڈپٹی کمشنر آفس سے ان کو ڈسٹرکٹ اسٹیئرنگ کے کمیٹی کے تھرو بھی ڈائریکشن چلی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم ان کے ساتھ ایک سیشن کرتے ہیں سینسیٹائزیشن یا ٹریننگ کے، وہ ہمارے ڈپارٹمنٹل جاری ہے، تو ہم ان کو سینسیٹائز بھی کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے اندر کوئی کوتاہی غلطی نہیں ہونی چاہیے. تیسری نمبر پہ عوام سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں اگر کوئی اس کے اندر غفلت ہے تو عوام سے ہماری گزارش ہے کہ اپیل کا طریقہ کار ہے وہ اس قانون کے اندر اپیل کریں اگر کوئی ڈیفیشنسی ہے، ڈیلے ہے یا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں ہے. اچھا سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اس حوالے سے عام جو بندے ان تک یہ آگاہی پہنچی ہوئی ہے کہ اس طرح کا بھی ایک ادارہ ایبٹ آباد پہ کام کر رہا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یا فقدان ہے یا مزید اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے آگے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ قانون کی کسی بھی قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا سیاسی عمل ہے، یہ اتنے آسان نہیں ہے. صحیح. اداروں کا اور عوام کے درمیان بہت زیادہ گیپ پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت سے لوگ اس طرح ہے، ہم جب ولیج کونسل لیول پہ جاتے ہیں، یونیورسٹی ایوب میڈیکل کالج میں نے پوچھا تو کسی نے آر ٹی ایس کا نام ہی نہیں سنا ہوا تھا. یو اے ٹی میں سب سے پہلے ان سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے آر ٹی ایس کا نام کسی نے سنا ہوا ہے کہ نہیں، تو کسی نے آر ٹی ایس کا نام نہیں سنا ہوا تھا. یہ فقدان ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی پائے جاتے ہیں، سول سوسائٹی میں، یہاں تک کہ بار میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ آر ٹی ایس کو آر ٹی آئی سمجھ رہے تھے. تو ہم بار کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، ولیج کونسل لیول پہ بھی کر رہے ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بھی جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک طریقہ کار حکومت نے دیا ہوا ہے اور یہ طریقہ کار آپ اپنائیں. صحیح جی. جیسا کہ سامعین کرام، ناظرین کرام، عزیز اللہ یوسف زئی صاحب ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افیسر ہیں، رائٹ ٹو سروسز کمیشن ایبٹ آباد سے وہ اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں. سر، ابھی آپ نے رائٹ ٹو انفارمیشن کا نام ذکر کیا ہے، تو بنیادی فرق کیا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن اور رائٹ ٹو سروسز میں؟ یہ آپ کس طرح بیان کریں گے؟ وہ 13 ایکٹ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ 14 میں نافذ ہے. دونوں ڈپارٹمنٹ الگ ہیں. وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کر رہا ہے، وہ صرف انفارمیشن تک میں. یہ خدمات تک رسائی ہے، یہ وہ خدمات ہے جو صوبائی سروسز، جو صوبائی حکومت کی سروسز ہے ہمارے صوبے کی، یہ ان خدمات کو ڈیل کر رہا ہے. اچھا سر، یہ جو سروسز ہیں اس حوالے سے آپ ہمارے سامعین کو بتائیں گے کون کون سی ایسی سروسز ہیں؟ اچھا، پہلے جو ہم آپ لوگوں کو فروری کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بروشر وغیرہ دیا ہوا تھا کہ یہ 80 سروسز ہمارے پاس جو نوٹیفائی ہے وہ حکومت نے نوٹیفائی. اب ہم اس لیے آپ لوگوں کے پاس آئے کہ اب اس قانون میں بڑی تبدیلی آئی ہے. وہ تبدیلی 2024 کے فروری میں آئی ہوئی ہے، گزٹ ہو چکی ہے. اس کے چیدہ میں نقاط بیان کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے. پہلا یہ کہ وہ تمام خدمات جو ہمارا یہ صوبائی حکومت ہے، صوبائی حکومت کے تقریباً 35 ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں، یہ 780 سے زیادہ خدمات دیتے ہیں. یہ تمام خدمات آر ٹی ایس کے تحت لوگوں کا حق تصور ہوگا، اور یہ خدمات ہر ڈپارٹمنٹ، پہلے یہ حکومت کرتے تھے نوٹیفائی، اب ہر محکمہ اپنی خدمات 1 سال کے اندر نوٹیفائی کرے گا. 1 سال کا ٹائم لائن دیا ہوا ہے اس جگہ پہ. دوسرا جو اہم چیدہ نقطہ ہے اس قانون میں وہ یہ کہ 2 سال کے اندر تمام یہ محکمے اپنی جو خدمات ہے وہ ڈیجیٹائز کرے گا. آپ نے خدمت لینے کے لیے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ آن لائن لیتے رہیں گے. یہ دوسرا مین اس کا جو ہے. تیسرا جو مین اس کی امینڈمنٹ کا ہے وہ یہ کہ ریزنیبل اکموڈیشن ڈپارٹمنٹ دے گا. اگر کوئی معذور ہے، کوئی بیچارہ ہے یا کوئی اگر اسپیشل پرسن ہے، ہاں، تو ان کے لیے ڈپارٹمنٹ خود خدمات میں ریزنیبل اکموڈیشن دے گا. وہ کیا ہوگا، وہ ڈپارٹمنٹ خود متعین کرے گا یا رولز متعین کرے گی کہ وہ کیا ریزنیبل. کسی کو اگر دن میں کمی ہو سکتی ہے، کسی کو فیس میں کم ہو سکتی ہے، یا کسی کو ڈور اسٹیپ سروس ڈیلیوری ہو سکتی ہے. تو یہ اور چوتھی جو بنیادی ہے کہ ہمارا یہ جو قانون تھا، ہماری اس کے اندر یہ اینول رپورٹ بنتی تھی، وہ اینول رپورٹ ہم ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے تھے. اب یہ اینول رپورٹ اسمبلی میں ہم ایک تاریخ کے اندر سبمٹ کریں گے. تو ہم خود اسمبلی کو اکاؤنٹیبل ہوں گے. ہماری یہ جو سروس، یہ جو کمیشن کی کارکردگی ہے، یہ اسمبلی میں اکاؤنٹیبلٹی، وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں. پروونشل اسمبلی میں یہ رپورٹ سبمٹ کرے گا. تو اس سے ہماری کمیشن کی اکاؤنٹیبلٹی اسمبلی کو آ جائے گی، ان کو جواب دہ ہے کہ آپ کی 1 سال میں کیا کارکردگی، کیا یہ
नोटिफाई हो गए या नहीं हुए, डिजिटाइज हो गए या नहीं। और एक और बात मैं इस तवज्जो से कर रहा हूँ कि अभी सर्विसेज ज़्यादातर दस्तक ऐप या CFC ऐप ऑनलाइन आ रहे हैं, तो आप लोग जितने भी सामीन है वो ऑफिस नहीं आ सकते, वो दस्तक ऐप से सर्विस लें, दस्तक ऐप पे अप्लाई करें। 25-26 अभी उन्होंने डाले हुए हैं, ये सारे अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसी दस्तक ऐप के ऊपर डाल रहे हैं। और अगर कोई किसी को सर्विसेज में ये डिफिशिएंसी है, कोताही है, डिले है, ताखीर है या ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उसी दस्तक ऐप के अंदर मोर सर्विसेज में जाए, उसमें हमारा सबसे टॉप पे आएगा राइट टू पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें आप ऑनलाइन हमें अपील कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं और आपकी सुनवाई ऑनलाइन ही होगी। आपको सुनवाई के लिए ना पेशावर जाने की जरूरत है ना हमारे ऑफिस। अगर आपके पास इंटरनेट है, आप दलोला में बैठे हुए, शेरवान में बैठे हुए, नमल में बैठे हुए, आप वहां से सुनवाई। अभी हम वीकली हर हफ्ते हमारी सुनवाई होती है, हियरिंग होती है, तो लोग अगर हमारे ऑफिस नहीं आ सकते तो ऑफिस से हमारी ऑनलाइन हियरिंग है, अगर इधर नहीं आ सकते तो वो अपने घर से भी उनकी सुनवाई हो सकती है। तो शिकायत भी ऑनलाइन है, सर्विस लेना भी ऑनलाइन है। अगर दस्तक तक रसाई नहीं है तो हमारा KPRTS मैनेजमेंट ऐप है, उनको आप डाउनलोड करें। उधर तक नहीं है तो वेबसाइट पे करें, व्हाट्सएप नंबर है उस पे करें, PTCL पे करें। हर डिस्ट्रिक्ट के 5-5 सोशल मीडिया पेजेस है, कोई भी सोशल मीडिया आप खोले उसके अंदर DMO RTS किसी भी जिले का करें, उस तक आपकी रसाई है। और ये जो जितने भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम उसी के थ्रू लोगों को कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। तो ये हमारा एक सिलसिला अभी जारी है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। अच्छा सर, आपने अभी बात की है ऑनलाइन के हवाले से। बाज़ हमारे सामीन कराम है, नाज़रीन कराम है, जो देहातों में घरों में बैठे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो अगर वो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते या उनकी पहुंच नहीं है इंटरनेट तक, तो आपका जो ऑफिस है वो इजीली अप्रोचेबल है, आसानी से वहाँ पर आ सकते हैं। कहाँ पर है आपका ऑफिस? हमारा ऑफिस के नंबर भी हमने दिया हुआ है, कोई नहीं आ सकता तो हमें व्हाट्सएप करे, कॉल करे, रहनुमाई के लिए बैठे। हमारे हेडक्वार्टर का नंबर भी है। और अगर आ सकते हैं तो हम ऑफिस में फैसिलिटेशन के लिए सरकार ने हमें इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिठाया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को वो करें। तो हमारा ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल में है, हमारे नंबर भी आपके साथ हाकी स्टेडियम के साथ जुड़े। तहसील मेयर का जो ऑफिस है, तहसील मेयर का वो ज्यादा मशहूर है, इजी अप्रोच है। हाकी स्टेडियम और साथ डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल और उसके साथ आपका ऑफिस। हाँ, और एक और भी सूबाई हुकूमत की है, अगर कोई अप्लाई भी नहीं कर सकता तो ये CFC उन्होंने बनाया हुआ है। CFC में उनके लिए अप्लाई के लिए लोग भी बैठे हुए, तो वो डोमिसाइल और बिल्डिंग प्लान वगैरह के लिए उधर अप्लाई भी करता है। ये CFC का और आपके दायरे का आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन सिटीजन फैसिलिटेशन, लेकिन खिदमत तक रसाई वो भी कर रहे हैं। तो वो उनका ये कि मैनुअली उनकी एंट्री उनकी बिहाफ पे करें। हम सर्विस के लिए एंट्री नहीं करते, हम अपील के लिए उनकी बिहाफ पे एंट्री कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, एक और भी चीज़ है कि जब हमारे साइलिन दफातर का रुख करते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे जहाँ पर मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनमें एक तो ये भी है कि अगर दूर से कोई दलोला या बोई साइड से आते हैं, शेरवान साइड से आते हैं, आगे अमला बैठा नहीं होता, और फिर जो अमला बैठा होता है दफातर में, यकीन करें कि 90% जो मुलाजमीन है, सरकारी तनख्वाह लेने वाले हैं, वो एक चीज़ आती है, वो कहते हैं हमारे लिए कोई मिठाई हो या हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करें, तो उनके काम को तब तरजीह दी जाती है, वरना नहीं। यानी कि रिश्वत का बाजार भी बहुत ज़्यादा गर्म है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इनसे बचने के लिए हमारे साइलिन को क्या करना चाहिए, और आपका अदारा जो सर्विसेज फराहम करता है तो वो किस किस्म का, आप हमारे जो प्रोग्राम सुनने वाले और देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? इसके अंदर कानून के जो रास्ते हैं वो मैं आपको बयान करूंगा। सबसे पहली बात यह, अगर कोई आया दफ्तर में सर्विस के लिए और वो जिम्मेदार अलकार या डिजिग्नेटेड ऑफिसर दफ्तर में मौजूद नहीं है, तो हमारा कानून उनको इख्तियार देता है कि वो डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी करें उनसे। वो डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए अपील कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने रिश्वत की करी, तो रिश्वत के लिए हमारे इस कानून के अंदर सेक्शन 9 एक बुनियादी सेक्शन है। उस सेक्शन से मुराद ये है कि हर कोई अथॉरिटी या दफ्तर जो खिदमत देता है, चाहे जितना बड़ा अथॉरिटी हो, जितनी बड़ी दफ्तर हो, वो ये जो खिदमत है जो सूबाई हुकूमत देती है और जो सूबाई हुकूमत का ये मैंडेट है, वो इसकी डिस्प्ले करेगा कि ये खिदमत है, ये जिम्मेदार बंदा है, ये उसकी टाइमलाइन है, ये अपील का तरीका है, ये आगे उसकी फीस है। आप लोग हमें किसी ऑफिस में दिखाए कि वहां इन्होंने नहीं किया, हम वही नॉन कंप्लायंस देखते हैं, हम उसके खिलाफ अपना तरीकाकार है, हम वो अपना लेंगे। हम स्टीयरिंग कमेटी में भी रिपोर्ट करते हैं, हम हेडक्वार्टर भी बोले। तमाम खिदमत वेबसाइटों पे भी है, आप वेबसाइट पे जाए, RTS आप बोर्ड अभी कोले RTS का उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, वासा की वेबसाइट पे जाए उन्होंने किया। जिनका वेबसाइट नहीं है, मिसाल के तौर पर सर्विस डिलीवरी है, आप जाए उधर, उन्होंने DC ऑफिस में लगाया हुआ है, या ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये आपके साथ है, आप जाए, उन्होंने पूरा पेनाफ्लेक्स लगाया हुआ है। तो ये एक तो आवाम से हमारी गुजारिश है कि ये जो आपको दे रहा है ये आपका हक है, आपका किसी के ऊपर एहसान नहीं है। जो चीज इस कानून के अंदर आती है वो फिर प्रिविलेज नहीं बन जाती, वो हक बन जाती है। और अगर हक में कोताही है या शफाफियत में मसला है तो ये कानून आपके साथ होगा, कानून की सपोर्ट मौजूद है और कानून आपके साथ। आप वही रास्ता इख्तियार करें जो कानून ने आपको दिया हुआ है।
सही हो गया। अच्छा सर, अगर कोई किसी डिपार्टमेंट में कोई एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करता है तो उस हवाले से उसकी कोई टाइम लिमिट भी होती है कि इतने अरसे के दौरान ये जो है इन्होंने इस एप्लीकेशन पर जो है वो अपना काम करना है? अच्छा, खिदमात के लिए अगर कोई अप्लाई करता है उनके 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि वो दफ्तर में जाए खिदमत के लिए अप्लाई करे। दूसरा ये है कि वो रजिस्टर पोस्ट के थ्रू अप्लाई करे, कानून का मैं बात कर रहा हूँ जो कानून। तीसरा ये है कि वो ऐप के थ्रू अप्लाई करे। जिस दिन वो ऐप के थ्रू अप्लाई करता है या दरखास्त दायर करता है उसी दिन से उसका वक्त शुरू हो जाता है। सही हो, ये वक्त है। अगर उनको वक्त पे मिल गया खिदमत, जी के मुकम्मल हो गया, हमें सिर्फ डेटा उनका मिलता है। अगर वक्त पे मुकम्मल नहीं हुआ तो वो 15 दिन के अंदर अपील कर सकता है कि आप हमें ये वक्त पे नहीं मिला। 15 दिन के अंदर उस डिपार्टमेंट के हेड को अपील कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का हेड बाउंड है कि वो 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर वो मुकम्मल इसको डिस्पोज करेगा और जिम्मेदार अलकार पे जुर्माना लगे। अगर उसने नहीं किया तो फाइनल अपील पर कमीशन पे आता है। कमीशन के पास फिर इख्तियार है कि वो अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर जुर्माना लगाए। जी अच्छा सर, कि ये अभी हम रिश्वत की बात कर रहे थे, डिले करने की बात कर रहे थे, तो आरटीएस के तहत अगर किसी ने आपकी सर्विस के लिए अप्लाई किया उस अदारे के खिलाफ या शख्सियत के खिलाफ, तो आया क्या डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की मैं बात करूंगा, यहाँ पर किसी को पनिश वगैरह हुई है या वार्निंग या कुछ इस तरह के? अब आरटीएस का कभी भी मकसद ये नहीं रहा कि पनिश हो। अच्छा। लेकिन पनिशमेंट के बगैर भी ये अमल प्रोसेस नहीं है। मैं 2-3 बयान करूंगा। डीपीओ एबटाबाद की सैलरी बंद हुई है, डीसी एबटाबाद की शोकाज हुई है, अच्छा। एससी के शोकाज हुए, खिलाफ किसी ने आम बंदों ने अपील की। अच्छा। डीसी एबटाबाद की जो शोकाज हुए वो डिमार्केशन हदबरारी पे उन्होंने महीने के अंदर फैसला नहीं किया था। अच्छा। एससी जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है वो वाटर कनेक्शन में उन्होंने केस डिस्पोज नहीं किया था, उसकी भी शोकाज हुई। और नमली मेरा और फिर उन लोगों का वो जो केस हो गया उन्होंने फिर हमें लिख के भी भेजा, लोगों का वफद भी आया, हमारा शुक्रिया भी अदा किया कि हमारे पानी बहाल हो गए। तो ये आरटीएस का मतलब कभी भी ये नहीं है कि ऑफिसर के ऊपर जुर्माना लगे। हम यही चाहते हैं कि जो वक्त हुकूमत ने दिया हुआ है उसके ऊपर काम हो जाए। बस हमारा यही मैंडेट है कि उनको वक्त पे सर्विस मिले। जी अच्छा सर, एक और चीज़ भी देखिए कि ये जो है आम बंदे तक आरटीएस का इतना पैगाम नहीं पहुंचा हुआ, तो उस हवाले से क्या आप लोग कोई गवर्नमेंट स्कूल्स में या ये जो टेक्स्ट बोर्ड का सिलेबस वगैरह होता है उसमें भी कोई ऐसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि ताकि इस अदारे का भी लोगों तक आगाही पहुंचे, नौजवान तक, तलबा तक पहुंचे, ताकि तलबा तक जब आगाही पहुंचती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो घर तक उसकी आगाही पहुंच जाती है। तो इस हवाले से कुछ आपकी फ्यूचर प्लानिंग? असल में ये कानून है बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स के अंदर पेचीदगी बहुत ज्यादा आती है। उस पेचीदगी के हल के लिए एक तो इस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आप लोगों को अवेयर करेंगे। अच्छा। ये मैं कानून के मैंडेट को ला के आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये सोशल मीडिया भी आप इस्तेमाल करोगे। दूसरी बात ये जो आपने बताई, इस पे हमारी कमीशन की भी अपनी डायरेक्टिव्स है और सीएम की भी स्पेशल डायरेक्टिव है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलाएं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे बैठना भी एक बड़ी वजह भी यही है कि लोगों को बताएं। तो उसके लिए हमने ये सिविल सोसाइटी से लेकर बार काउंसिल, विलेज काउंसिल लेवल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये प्रेस, रेडियो, आज जो हम आए, ये हमारा एनुअली एक टारगेट है और इस सिलसिले में हम ये शुरू हुए हैं और जहां ज़रूरत पड़ती है, महसूस करते हैं तो हम उधर जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। और अगर आप लोग हमें बताना चाहेंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि इस जगह पे आप लोगों की कमी है, आप इस जगह पे जाए, हम हाजिर हैं। या कोई जगह आप लोग बुलाते हैं फिर भी हमें बुलाते हैं, हम जलगों में भी जाते हैं, पॉलिटिकल उसमें भी जाते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम भी हो, हमारा तो ये खिदमत का काम है, वो हर किसी का जो है ना उसमें आ जाता है, तो हम हर जगह जाते हैं। अच्छा सर, अभी जब मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो चंद एक मेरे साथ दोस्त थे, तो मैंने कहा आज मैं इस टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहा हूँ आरटीएस पे, तो उन्होंने कहा यार एक ही एबटाबाद का मसला है सुई गैस का, तो आप हम सब की तरफ से वो जो मॉनिटरिंग ऑफिसर है उनको बताना कि ये जो डिपार्टमेंट है सुई गैस का, ये अपनी खिदमत जो है क्यों फराम करने में कोताही कर रहा है, इसकी वजूहत चले जो भी हो, लेकिन उसकी एक कमिटमेंट है पूरी एक एरा से वो इस तरह का एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आजकल लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से अगर ये शिकायत यहाँ से रजिस्टर्ड हो जाए तो आप उनके लिए क्या करेंगे? या कानून में मैंने आपको बताया, कानून से बात नहीं है, एलिजिबल पर्सन का मैंने जिक्र किया कि कौन एलिजिबल पर्सन है और क्या ले रहा है। तो एलिजिबल पर्सन वो शख्सियात है या वो इदारे जो इस सूबे के शहरी और सूबे में काम कर रहे हैं। दूसरा मैंने कहा कि वो क्या सर्विस से मैंने मुराद लिया कि सूबाई हुकूमत का, इसमें ये बड़ा वो है ना, स्वीगे सूबाई हुकूमत का है नहीं, वफाकी हुकूमत का है, तो वफाक का तो अपना मैंडेट है ना, ये सूबाई हुकूमत की सर्विस, ये बार बार मैं सूबाई का लफ्ज इसलिए ले रहा हूँ कि हम सूबे के मुलाजिम हैं और सूबाई सर्विस है। हाँ, इनमें इनका अपना ये एक सिस्टम है, फेडरल इदारे हैं, उसके ऊपर आप जाए, या तो ओम्बड्समैन उनका बैठता है, उसके ऊपर आप चले जाए। अच्छा सर, एक और भी चीज़ हम देखते हैं, आप राइट टू सर्विसेज के हवाले से लोगों को एजुकेट करते हैं, तो आज भी जो हमारे आम जो
طبقے سے تعلق رکھنے والے دوست احباب یا دیہات کے لوگ یا سرکاری ملازم کسی اور ادارے میں جاتے ہیں تو وہ اپنے کام کو کروانے کے لیے وہ رشوت کا وہ ضرور سہارا لیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یہ چیز کس طرح کم ہو سکتی ہے, کیا پیغام دیں گے ایسے دوستوں کے لیے؟ اس کی کمی کا ایک تو میں نے یہ ٹرانسپیرنسی کا یہ بتایا کہ وہ ڈسپلے کو دیکھیں. دوسرا یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ دفتر آئے کیوں, آپ کے دفتر آنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اب سروس جب ڈیجیٹائز ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ آٹومیٹک رسید جنریٹ ہو جاتی ہے. جب آپ کا دفتر آنا نہ ہو تو یہ چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ڈیجیٹائزیشن کوئی اتنا بڑا پروسیس نہیں ہے. ہندوستان میں 1000 سروسز ڈیجیٹائز ہے, یہ ہمارے قریب پڑوس ہندوستان ہے. بنگلہ دیش میں ہزاروں سروسز ڈیجیٹائز ہے. یہاں احمدآباد میں بھی آپ کو پیزا آن لائن ملتا ہے, فوڈ پانڈا ملتا ہے, تو آپ سروسز کیوں نہیں لے رہے؟ ہاں, تو اس کے اندر یہ جو رشوت والی فیکٹر ہے اس لیے ختم ہوتا ہے کہ کوئی سوشلی آ نہیں رہا. تو یہ تو ڈیجیٹائزیشن سے یہ بالکل ختم ہو جائے. ہاں, اگر کسی سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو قانون نے ان کو دیا ہوا ہے, آپ آئیں راستہ اختیار کریں. اچھا سر, یہ RTS ایکٹ جو ہے کس آئینی آرٹیکل سے ڈرائیو ہوتا ہے, اس والے سے آپ؟ اچھا, یہ تو صوبائی حکومت کی جب 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبائی حکومت کے پاس اختیار کئی چیزوں کا آ گیا, تو انہوں نے گڈ گورننس کے اسفیئر میں یہ لیجسلیشن کی ہے. اچھا, اگر بنیادی فنڈامنٹل رائٹ سے آپ اس کی کو ریلیشن کرتے تو کو ریلیشن ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آرٹیکل 9 رائٹ ٹو سیکورٹی ہے, ان کو آپ FIR سے کو ریلیٹ کرتے ہیں. رائٹ ٹو آئیڈینٹی ان کو آپ ڈومیسائل سے کرتے ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ کرتے ہیں. رائٹ ٹو پراپرٹی ان کو آپ فرد سے کرتے ہیں, ڈیمارکیشن سے کرتے ہیں. تو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی آئیڈینٹی کہاں پہ بنے گی جب آپ کو ڈومیسائل نہ ہو, برتھ سرٹیفکیٹ نہ ہو. جی جی. اچھا, ایک اور کوشچن ہے, RTS ایکٹ جو ہے یہ انڈیپینڈنس لا یا ایگزسٹنگ رولز کا ایکسٹینشن ہے؟ رائٹ ٹو سروسز لا صوبائی حکومت نے 2016 میں پاس کیا تھا یونانیمسلی. 2026 میں یہ امینڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, یہ صوبائی حکومت کا رائے. صحیح ہو گیا جی. اچھا, اس بات کا کون تعین کرتا ہے کہ یہ جو سروسز ہیں RTS کی ڈرائیو میں آتی ہیں؟ اس بات کا پہلے حکومت تعین کرتا تھا 2014 میں. اب اس کا تعین ڈپارٹمنٹ خود کرے گا. ان کو 1 سال کے اندر باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ جتنی سروسز ہیں وہ اب ان کو نوٹیفائی کرے گا 1 سال کے اندر, اور 2 سال کے اندر یہ ڈیجیٹائز کرے گا. ٹھیک. اچھا سر, ایک اور بھی چیز ہے کہ RTS کے تحت تو اتنے سارے پابند ہو گئے, ادارے پابند ہو گئے, لیکن عام جو شہری ہیں وہ اپنے حقوق مانگنے سے پھر بھی گھبراتے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے, کوئی اس طرح کی بات نہ ہو جائے, وہ ڈپارٹمنٹ ان کو کوئی اور نقصان نہ پہنچا دے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا اور ٹیکنیکل مسئلہ ہے. یہ ایک تو ہمارا کلچر اس طرح ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل کسی کو نہیں بناتے. وہ کنز کلان برادری والا اسٹرکچر ہے کہ خیر ہے, یہ رشتہ دار ہے وغیرہ. دوسری بات یہ کہ وہ اس خوف سے اپیل نہیں کرتا کہ مجھے یہ کل نقصان نہ پہنچائے, کیونکہ اس کے اندر تو ذمہ دار اہلکار بڑے بڑے پوسٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بنیادی بیریئر ہے جو اس قانون کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ پیدا کرتا ہے. لیکن میں عوام سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنا حق جانے, حق پہچانے. جب وہ حق جانے گا, حق پہچانے گا, تو وہ اپیل کسی کو اکاؤنٹیبل بنانے میں ہچکچائے گا نہیں, ہیسیٹیٹ نہیں ہوگا. مجھے یہ یقین ہے. چلیں جی, اللہ پاک کرے کہ عام بندہ جو ہے وہ اس خوف سے باہر نکلے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا. وہ اپنا جو کام ہے, اپنا جو فرض ہے وہ کم از کم وہ ادا کرے. اس میں سوموٹو کا اختیار کسی کے پاس نہیں. جی جی. اپیل جو ہے وہ بندہ خود کرے گا. اپنا حق کے اپنے حق کے لیے جو ہے آواز جو ہے نا وہ بندہ اٹھائے گا. ٹھیک ہو. اچھا سر, قانون ہونے اور اس پر جو ہے ایک عمل درآمد ہونے میں, اس میں آپ بڑی رکاوٹ کیا سمجھتے ہیں؟ لا تو بن جاتے ہیں لیکن اس پر وہ اس طرح کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے. دونوں سائڈ کے جو ایک لا کو لینے والے اور لا کے افادیت, دونوں سائڈ مطلب عوام اور حکمران دونوں اس کے ذمہ دار ہیں برابر. اچھا. بعض ڈپارٹمنٹ اس قانون کو ریزسٹ بھی کرتا ہے جی, کیونکہ ان کی اپنی ایک طریقہ کار پرانا ہے. فائل لاؤ, فائل کے اندر درخواست اٹیچ کرو, وہی اس طرح ایک سے فائل دوسرے کو جائے گی, تیسرے کو جائے گی. یہ تو ابھی ڈیجیٹل ہو گیا تو فائل والا سسٹم بھی ختم, لوگ آنا بھی ختم, تو وہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں. تو یہاں پہ ڈپارٹمنٹ بھی اس میں رکاوٹ ہے. دوسری بات, عوام بھی اتنا وہ ایکوموڈیٹو نہیں ہے کہ ایک دم ٹیکنالوجی والا استعمال کرے. وہ بھی بار بار دفتروں کے آنے کے چکر کے عادی ہے کہ ٹھیک ہے ہم دفتر نہیں گئے, بندے نامے شورٹی نہیں دی تو ٹھیک ہے. تو دونوں سے میری گزارش ہے کہ RTS نہ اس کے اوپر کچھ ایسی بوجھ بن رہا ہے نہ عوام کے اوپر. ہم عوام کی فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں اور ان کا کام جو ڈپارٹمنٹ کا ہے نا ان کا اسٹریم لائن کرانا چاہتے ہیں. ٹیکنالوجی آپ کی مدد کرے گی, اس میں آپ کا کام آسان کرے گا, اور جتنا کام آسان ہوگا تو صوبے میں ریونیو اسی طرح جنریٹ ہوگی, اور جب ریونیو شفاف طریقے سے جنریٹ ہوگی تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ عوام اس سے مطمئن ہو, اور عوام کا جو یہ پریشر ہے نا یہ نفسیاتی یہ کم ہو جائے گا. جی سامعین کرام, یہ آواز ہے پختونخوا ریڈیو ایبٹ آباد کے اسٹوڈیو کے پروگرام ہماری دھرتی میں. ہمارے آج کی مہمان شخصیت ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر RTS رائٹ ٹو سروسز کمیشن کے DMO
अजीजुल्लाह यूसुफजई साहब बैठे हुए हैं और आवाम को किस तरह जो सरकारी इदारे हैं उन तक रसाई पहुंचाने की अगर वो अपनी किसी काम में कमी कोताही करते हैं तो उस हवाले से मजीद आगे बढ़ने के लिए अपनी जो एक खिदमात है अदारे के हवाले से वो आप तक डिलीवर कर रहे हैं। इस हवाले से अगर आप कोई ये प्रोग्राम जो है हमारा KP पख्तूनख्वा रेडियो की जो वेबसाइट है खैबर पख्तूनख्वा रेडियो, वहाँ पर भी लाइव नशर हो रहा है। अगर आप इस हवाले से कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो वहाँ पर आप सबमिट करें तो इंशाल्लाह अजीजुल्लाह यूसुफजई साहब आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। जी अस्सलाम एक दफ़ा फिर आपको पख्तूनख्वा रेडियो हैदराबाद के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम राइट टू सर्विसेज कमीशन और उसके डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जनाब यूसुफुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ बैठे हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे स्टूडियो का एक फ़ोन नंबर भी है, अगर आप इस हवाले से कॉल करना चाहते हैं तो आपकी कॉल का जवाब भी देंगे। हमारे स्टूडियो का नंबर 0992 333 0992 है। सर्विसेज के हवाले से अगर कोई इदारा अपनी खिदमत जो है या खिदमत डिलीवर करने में कमी कोताही का मुजाहरा कर रहा है या आपको शिकायत है तो ज़रूर आप इस नंबर पर भी कॉल करें 0992 333 अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं सरकारी अदारों के मुतालिक। ठीक है, उनकी ड्राइव में मुख्तलिफ चीज़ें तो गवर्नमेंट ने वो कर दी है कि उनको ये जो चीज़ें ये डिलीवर करनी है और फौरी डिलीवर करनी है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो सरकारी अदारे हैं उनका एक तारीखी पस मंज़र है। जो गाँव से भी आता है तो वो दुआ करके आता है पहले कि अल्लाह पाक करे फलाना अफसर बैठा हो या उसका ये काम हो जाए। तो इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने के बावजूद फिर भी वहाँ पर वो क्यों तखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिस तरह भी हो कि एक दम अगर कोई बंदा है उसका जस्ट कोई काम होता है उसमें वो 3-3, 4-4 दिन या 1 महीने का चक्कर लगवाने का जो उनका एक कंसेप्ट बना हुआ है दफ्तरी अमले का, तो इस वजह से आप क्या कहेंगे? एक तो ये सर्विसेज जो ले रहे हैं आवाम, जी उनका डेटा हमारे पास आता है, उसके अंदर इतनी कोताही नहीं पाई जाती। अगर है जी तो हम उनके कंसर्न ऑफिसर को बताते भी है, मीटिंग में भी उनसे डिस्कस करते हैं कि आपके ये मिसाल के तौर पर डोमिसाइल अगर वक्त से ज्यादा बाहर जा रहा है तो हम उनको देखते कि आपके डैशबोर्ड पर ये डोमिसाइल वक्त से बाहर जा रहा है, इसको जरा आप देख लें। दूसरी बात ये कि अब काफी सारी चीजें इस तरह के ऑफिस आने की चक्कर अब नहीं लगेगी। जी अगर आप लोगों को उस तरफ ला रहे हैं ऑप्शन नहीं रहा। जी आप कोई धक्के खाने और ये जितने दूर से बरेला से तो 1 दिन यहाँ पे लगता है, ये शेरवान से सुबह से आते 3-4 घंटे तो उनके लग जाते हैं। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपनी चीजें इस ये जो स्मार्टफोन है ना, ये इस पे अभी जो है ना एलेक्जेंड्रिया से ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, इसको इस्तेमाल करें। अगर इसको इस्तेमाल नहीं आता तो गाँव में किसी को बताए कि वो इसको इस्तेमाल करे। कानून मौजूद है, कानून के लागू होने वाले इनको मुसलसल देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ले। अगर ऑनलाइन नहीं है 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि जितनी तेजी से ये पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट और ये चीजें जा रही है, अब हमारे पास तो नॉर्थ कोरिया वाला ऑप्शन नहीं है, या तो फिर नॉर्थ कोरिया बन जाए दुनिया से अलग हो जाए, या फिर अगर हम नहीं इधर रहना है। अब आप देखिए ये हमारे पड़ोस में मैंने आपको बांग्लादेश की मिसाल दी कि वहाँ हर चीज डिजिटाइज है। और सऊदी और हमारे यहाँ ये लेबर जाते हैं सऊदी में काम करते हैं, वो न इकामा उनके पास होता है न पासपोर्ट, ऑप्शन है ऑनलाइन, उससे उनका रिन्यूअल भी होता है वीजे का, वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस उसी ऑप्शन से लेते हैं। आइडेंटिटी डिजिटल आइडेंटिटी है। तो मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ लोगों को, अब 10 तक पे अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनाए। अब जिस एक पे भी अपना डिजिटल आइडेंटिटी बनाए, अभी खैबर कार ये ला रहे हैं, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी होगी, उससे आपको सारे सर्विसेज अवेलेबल होंगे। ये एक साथ अभी ये अंडर प्रोसेस है, वो नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी तब्दीली है इस खित्ते में। और इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप और बंदों को भर्ती करें और फिर फाइलें नोट करें। ये कागज ये सिस्टम ये खत्म हो रहा है जी। अच्छा सर, क्या आप ये समझते हैं कि केपी में इस कानून के नफाज से आवाम और गवर्नमेंट के जो एक आपस में ताल्लुक है उसमें कोई बेहतरी इंप्रूवमेंट आई है? मैं समझ रहा हूँ कि ये तीसरी बार हुकूमत जो एक पार्टी की आ रही है उसकी बड़ी वजह ये है कि वो आवाम के ये अवामी ओरिएंटेड ला जो है ना वो ला रही है। तो ये एक बहुत बड़ी वो है कि आप एक आम बंदा जो है वो डीपीओ या आईजी लेवल के बंदे को भी अकाउंटेबल बना सकते हैं। ठीक। और मजीद क्या आप ऐसी कोई कानूनी जो इस्लाहत हैं समझते हैं इस कानून को केपी में बेहतर बनाने के लिए
कि इसमें मजीद अगर ये जो कानूनी इस्लाहत हैं वो लाई जाएं ताकि ये मजीद बेहतर हो जाए? अच्छा, हमारे इस सूबे में जो कानून नाफिज है ना, ये कोई पहली बार नाफिज नहीं है दुनिया में। जी जी ये इंग्लैंड में इनका सिटीजन चार्टर 92 से नाफिज है। जी जी। हिंदुस्तान में ये 19 रियासतों में नाफिज है। जी जी। और हमारे यहाँ तो अभी 100 सर्विसेज मजीद आ जाएगी, 180 सर्विसेज हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 700, तो हिंदुस्तान में ये हजारों सर्विसेज जो है ये दे रहा है। ठीक है, अब इस कानून में बेहतरी इस तरह ला सकती है, अब हम आवाम को कहते हैं कि आप अपील करें, शिकायत अगर आपको नहीं मिलती तो आप अपील करें। इसको फुली डिजिटाइज करके ऑटो अपील पे अगर ले जाएगा, इस तरह हिंदुस्तान में हरियाणा में ऑटो अपील सिस्टम है, कोई बंदा अप्लाई कर देता है, उस वक्त पे उनको सर्विस नहीं मिलता तो वो ऑटोमेटिक अपील में चला जाता है। अच्छा। वो अफसर के डैशबोर्ड पर। हमारे यहाँ अगर ये ऑटोमेटिक ऑटो अपील सिस्टम हो गया तो ये बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी खिदमत तक रसाई में। सही हो गया। अच्छा सर, डिजिटलाइजेशन और सिविल सोसाइटी इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? सिविल सोसाइटी इस कल्चर को एकोमोडेट करे, जिसको ले इसको अडॉप्ट करे। जी, जी। मैं बार बार इसलिए कहूँ कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा कागज वाले पे चले जाए या दोबारा मैनुअल सिस्टम पे चले जाए। उस मैनुअल सिस्टम, कागज सिस्टम, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, वो पैसों की कंजम्पशन भी कर रहा है। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप इन चीज को ले, इस टेक्नोलॉजी को ले लें, इसको इस्तेमाल करें। और सिविल सोसाइटी लोगों तक हमारा ये पैगाम कि आप खिदमत ऑनलाइन ले, अपील ऑनलाइन करें, आपकी सुनवाई ऑनलाइन होगी। आपकी अगर कोई सर्विसेज में कोई डिफिशिएंसी, डिले या ट्रांसपेरेंट से नहीं है तो आप अपने हक के लिए अपील करें, ये पैगाम पहुंचाए। सिविल सोसाइटी इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है और हम उम्मीद रखते हैं सिविल सोसाइटी से कि वो हमारा पैगाम उन बंदों तक पहुंचाए जिनको इनका इल्म नहीं है। अच्छा सर, आपका दायरा ये एबटवार पे काम कर रहा है, क्या आपके पास ऐसी कुछ मिसालें हैं जो आप हमारे प्रोग्राम सुनने और देखने वालों को बताना पसंद करेंगे कि जिन्होंने आरटीएस से फायदा उठाया इस प्लेटफॉर्म से आपके? हमारे पास जितनी अपीलें आती है जी, हम उस अपीलों की सुनवाई हर हफ्ते प्रेस रिलीज की सूरत में इशू कर देते हैं। कोई जुर्माना हो गया, जिसकी सुनवाई हो गई, कितने लोग मुस्तफीद हो गए। और हमारा ये जो डैशबोर्ड है, आप हमारी वेबसाइट का विजिट करें RTSKP का, उसमें जितने भी अपील डिस्पोज हुए हैं वो रिकॉर्ड भी मौजूद है। और जो सक्सेस स्टोरी है, मिसाल के तौर पर आपका पानी का मसला वो हल हो गया, आपने हमें लिख लिया कि हमारा पानी का मसला हल हो गया, वो सक्सेस स्टोरी भी हम अपने पेजेस पे, हम अपनी वेबसाइट पे ये डिस्प्ले किया हुआ है। मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो हमारे वेबसाइट पे विजिट करें, हमारे पेजेस पे विजिट करें। सही हो गया। अच्छा सर, आरटीएस के तहत जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, उस हवाले से क्या आप बताना पसंद करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है मजीद बेहतर हुई है? आरटीएस के एक तो उसकी परफॉर्मेंस के अंदर पहले एक इस तरह स्टैंडर्ड ही नहीं था। आरटीएस से पहले कोई नापने वाला पैमाना ही नहीं था कि आप इस तरह कर देते। जी जी। अब तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड रख लिया और उस स्टैंडर्ड के अंदर हम हर साल के देखते हैं तो टाइमलाइन के अंदर सर्विसेज डिलीवरी जो है ना वो बहुत ज्यादा टाइमलाइन के अंदर है। जी, हमारे साथ कोई फोन कॉलर है, देखते हैं कौन कहाँ से है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अल्लाह का करम। जी जनाब, कौन कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी खलील रहमान साहब, आज हमारे साथ हैं राइट टू सर्विसेज कमीशन के डीएमओ। तो आपने हमारा प्रोग्राम आप सुन भी रहे होंगे, तो कोई इनसे सवाल करना चाहते हैं? दफ्तर कहाँ है? दफ्तर कहाँ होता है? दफ्तर कहाँ है? अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में दफ्तर है, कमली बाग में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में हमारा। जी इनका जो दफ्तर है वो हॉकी स्टेडियम है ना, पता है आपको? हॉकी स्टेडियम के साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल है। बस आप वहाँ चले जाएं तो आप वहाँ से पूछें कि आरटीएस का दफ्तर कहाँ है, आपको पता चल जाएगा। जी जी, वहाँ पर इनका दफ्तर है। बहुत अच्छा काम है इनका, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। लोगों के अपीलें हैं, लोगों के मसाले हल होते हैं। जी जी जी। और जिसमें बहुत अच्छी है, लोगों की खिदमत कर रहे हैं आदान, तो बहुत अच्छी है और खुश रखें तमाम सुनने वालों को। अस्सलाम वालेकुम। उनको मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। चले वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी सारे इकराम, हमारा प्रोग्राम हमारी धरती में राइट टू सर्विसेज कमीशन एक्ट के हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जनाब अजीजुल्लाह यूसुफज़ई साहब, और मुख्तलिफ सवाल के जवाब दे रहे थे। तो इस हवाले से हमारे उनके साथ सर्विसेज के हवाले से जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है वो अपनी खिदमत जो पेश करते हैं, या अगर उनमें कोई कमी कोताही आ जाती है तो वो उस हवाले से जो हमारा स्पेशल आज का जो प्रोग्राम है आरटीएस के हवाले से, और इस हवाले से वो अपनी शिकायत जो है राइट टू सर्विसेज का जो कमीशन का अदारा है वहाँ पर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अच्छा सर, क्या आपको कभी अपना कोई इस तरह का या आपके दोस्त को भी ज़ाती कोई तजर्बा हुआ है सरकारी अदारे से शिकायत का
یا پھر اس کا ازالہ ہوا ہو، اس حوالے سے آپ کوئی چیز یا کوئی پیغام شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ سرکاری اداروں کے ساتھ تو انبار لگے ہوئے ہیں شکایات کے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پر کوئی ایسا، کیونکہ میں خود ایک ہمارا بیو کیا کہتے ہیں سائل جو ہوتے ہیں اپلیکینٹ، مختلف اداروں میں ہم لوگ جاتے ہیں، ان کے رویے ٹھیک نہیں ہوتے عام لوگوں کے ساتھ، بالکل ٹھیک نہیں ہوتے. تو اور باقی جو ان کے کام کا جو اچھا میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میں نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس رینیو کے لیے دیا ہوا ہے، تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، ابھی تک وہ مجھے نہیں ملا. اور اسی حوالے سے جب ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں، یہ ڈرائیونگ لائسنس کی جو آفیسز ہیں ان کے چکر لگاتے ہیں، تو 3 4 5 6 مہینے، میں کہتا ہوں 1.5 مہینہ، کہتے ہیں ہمارا 6 مہینے سے نہیں آیا. تو اس حوالے سے آپ ان اداروں کی بہتری کے لیے کیا پیغام چاہیے؟ ایک تو رویے، ادارے کی رویہ اور سرکاری آفیسز، اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہے جی. یہ ہمارا قانون بھی کسی ریسرچ کا ایک خمیازہ ہے کہ اس کے بعد یہ نافذ ہوا. پائڈ کا میں ایک مثال دوں گا. پائڈ نے ایک سیریز شروع کی ہے سلیجز دا کاسٹ آف بیوروکریسی. اس کے اندر آپ وہ ڈیلے سے کتنا نقصان ہوتا ہے جی ڈی پی کو، ڈیلے سے کیا معاشرے کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں، وہ ذرا عوام کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں کہ وہ ذرا پڑھ لے تو آپ کو سرکاری آفیسز کا پتہ لگ جائے گا. اور آخر میں اس پہ وہ ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ اگر یہ رویہ ٹھیک ہو جائے اور یہ انسان کے بچے بن جائے تو یہ ہمارے معاملات جو ہے آسانی سے چل سکتا ہے. یہ ان کے الفاظ میں ریسرچ کے بتا رہا ہوں نا. دوسری بات جو آپ نے بتائی ڈرائیونگ لائسنس کی بات، یہ ہمارا ایگزیکٹ مینڈیٹ ہے. ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ابھی دستک پہ یہ انہوں نے سی ایم نے ان کا انوگریشن بھی کیا ہے. آپ دستک پہ ان کو آن لائن رینیول کے لیے کریں گے. ہاں اگر آپ کا لائسنس پرانا ہے، ان کا ڈیٹا بھی یہ اپلوڈ نہیں کر رہا، اس میں ٹائم لگتا ہے. اگر نہیں ہے، پرانا نہیں ہے، آپ نے فریش اپلائی کیا ہے تو اس کا تو اپنا ٹائم لائن ڈیلے ہو گیا تو آپ کو اپیل کا حق ہے. میں ابھی آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسی دستک پہ جائیں، ادھر ہی اپیل فائل کریں. ہم آپ کی 1 ہفتے میں آپ کی سنوائی بھی کریں گے اور ان کا جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. جی اچھا صاحب، مزید آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سوشل میڈیا ہے، پرنٹنگ میڈیا، اس میں ریڈیو کا کردار جو ہے وہ انفارمیشن پہنچانے دیتا بھی ہے، جس طرح آپ کا ایک پیغام ہے پہنچانے میں ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈیو کے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کی جو آواز ہے یا ادارے کا جو ایک پیغام ہوتا ہے ایسے طریقے سے آگے ڈلیور کر رہے ہیں؟ یہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو پروگرام کیا تھا میرے پاس 2-3 ریٹائر سول سروینٹ آئے تھے. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو RTS کا کیسے پتہ چلا، تو انہوں نے ریڈیو کا حوالہ دیا. تو ایک تو یہ ہم وہ جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی بھی دے، ان کا ریڈیو کے ساتھ ایک محبت ہے، وہ ریڈیو ابھی بھی سنتا ہے. ایک تو ہمارا بنیادی ٹارگٹ آڈینس وہی ہے جو آلریڈی ریڈیو کے ساتھ مخلص ہے اور ابھی ہمارے پاس جو کخلائی تھی یہ بیسیکلی ریٹائرڈ ہی ہے. ہاں ریٹائر زیادہ سنتے ہیں کیونکہ ان کا ٹی وی سے ان کو الرجی ہوتی ہے. دوسرا جو ریموٹ ایریا کے لوگ ہیں جہاں باقی چیزیں نہیں ہیں تو ان کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو خدمات ہے یہ آپ لوگوں کا حق ہے. تیسرا جو سب سے اہم ٹارگٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان مزدوروں سے آج مخاطب ہیں جن کا مزدور اپنی حکومت نے ان کو حقوق دیا ہوا ہے. یہ حق مزدوروں کے لیے حکومت کا احسان نہیں ہے، مزدوروں کا یہ حق ہے. مزدور کو اگر کوئی اس میں میڈیکل گرانٹ ہے، کیش گرانٹ ہے، میڈیکل گرانٹ اگر مزدور کو نہیں ملے گا وہ کہاں جائے گا؟ بیوہ اور جن کے پاس شادی کرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے ان سے آج ہم اس کے تھرو مخاطب ہے کہ وہ یہ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا جائز فنڈ دے رہے ہیں یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا حق ہے، یہ سروس ہے. اور باقی ایسے ادارے جن کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور جن کو کوئی پولیس اسٹیشن میں سنتا ہے نہ دوسری جگہ سنتا ہے، ان سے ہم آج اس ریڈیو کے تھرو مخاطب ہے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی اس طرح سنوائی نہیں ہو رہی تو آپ لوگ ہمارے RTS میں اپنا شکایت درج کریں اگر آپ کا جو حق ہے. تو یہ جو چھوٹے بعض لوگ ابھی مجھے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے حقوق ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہے، یہ ان کی زندگی کا سروائول ہے. اب ڈرائیوروں کے ڈرائیونگ لائسنس ان کی لائف لائن ہے. یہ جو مریض کی جو میڈیکل گرانٹ ہے وہ ان کی زندگی ہے. FIR کا اندراج ان کی زندگی ہے. اگر FIR درج نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کدھر جائے گا؟ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا. تو آج ہم اس سلسلے میں یہ جو ریڈیو کا پیغام ہے یہ بہت زیادہ افیکٹو اس لیے کہ اس کے اوپر کسی کے پیسے نہیں آتے. چھوٹے موبائل سے بھی سن سکتا ہے، کہیں بھی سن سکتا ہے، یہ ریپیٹ بھی ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہم ان سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے قانون کا، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون سے رکھوالے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی قانون سے بالا تر ہے. قانون سے بالا تر نہیں ہے. وہی حیثیت جو ہمارا ہے وہی حیثیت اس لیبر کا بھی ہے، وہی حیثیت جو ہے وہ عام ویڈو کا بھی ہے. یہ حقوق ان میں قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں. جی سر، ابھی آپ نے بات کی ہے خواتین کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ خواتین اور بزرگ جو ہے اب زکوٰۃ فنڈ آ جاتا ہے، جہیز فنڈ آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے وہ بھی آپ کے ادارے کے ساتھ اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ دیہاتوں میں بے شمار خواتین ہمارا پروگرام سن رہی ہوں گی تو یقیناً وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. بالکل اٹھا سکتی ہے. استحقاق سرٹیفکیٹ کا میں اس میں ذکر کروں گا. 8,000 تک تو اس پہ میڈیسن ملتا ہے استحقاق پہ. اچھا. اور استحقاق پہ آتے ہیں تو کمپلیکس والے
उनको 2000 रुपए का भी मेडिसिन दे देते हैं, उसको फारग कर दें। आपको अगर जरूरत है, डॉक्टर ने लिखा है 8000 तक मेडिसिन, ये आपका हक है। अगर नहीं मिल रहे तो आप हमारे पास अपील लेके आए। आपका जहेज फंड अगर आपको नहीं मिल रहा और आपका हक है तो आप हमारे पास इस तरह की आपने इस्तेकाक सर्टिफिकेट की बात की, ये कौन इशू करता है? ज़कात ऑफिस इशू करता है। अच्छा। ज़कात ऑफिस यहाँ पे मौजूद है और ये लोकल ज़कात ऑफिस जो है वो हमारे जलालबाद ऑडिटोरियम का मौजूद है। उसके अंदर हमें कुछ शिकायतें आती है, लेकिन बेचारे इतने गरीब होते हैं, डर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे। मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके इसमें आपको इस्तेकाक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसमें कोई डॉक्टर दवाई नहीं देता, बाज़ औक़ात डॉक्टर भी उनमें दवाई नहीं देता, या कोई उधर स्टोर में बंदा डॉक्टर ने लिख लिया, स्टोर में बंदा दवाई नहीं देता, तो ये दवाई आपका हक है। ये कोई एहसान नहीं है रियासत का, ये रियासत में रखे हुए पैसे आप लोगों के लिए कि आप लोगों के ऊपर ये खर्चा हो। जी सर, कोई मुख्तसर सा और कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? यही पैगाम है कि अपने हक जाने, अपने हक पहचाने। किसी को भी खिदमत में अगर कोई दुश्वारी हो, हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे हाजिर है। हमारा दफ्तर का पता ये डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में है। आप हमारी ये 5 सोशल मीडिया के पेजेस भी देखें, DMO RTS एबटाबाद, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे। तो ये हमने एक्स पे ये इसलिए हम कर रहे हैं कि आपको अपना हक का पता चले, और जो भी अपडेट हमारे कानून में आएगी, अब ये सर्विसेज शो में मजीद नोटिफाई हो जाएगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इस रेडियो के थ्रू हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप अपना हक उसमें भी देखें, जहाँ पे भी आपको जरूरत पड़े हमारी, हम आपके लिए फोन पे भी हाजिर है, हमारा दफ्तर भी आपके लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए और इंतहाई कीमती और मालूमाती जो पैगाम है वो हमारे प्रोग्राम सुनने और देखने वालों तक पहुंचाया। जिस सामीन इकराम, पख्तूनख्वा रेडियो से आपने स्पेशल प्रोग्राम ऑन RTS सुना, कैसा लगा? इस हवाले से हमारी जो फेसबुक साइट है उस पर अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिएगा। अगर आपको कोई मालूमात दरकार है तो इस हवाले से भी राइट टू सर्विसेज के जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं जनाब अजीजुल्लाह यूसुफज़ई साहब, वो भी आपका जवाब देने के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।